दीक्षा। आए, नहीं आई है। किधर है? अरे दीक्षा, हाँ दीक्षा ही है। याद आया। ऋषिकेश। बहुत कम है रे, तुमको तो केमिस्ट्री क्लास में खूब समझ में आता है। तन्वी चौहान। तन्वी। श्रावणी बाईकर। ठीक है, बाईकर तुम्हारा रेंज सही है। अपेक्षा। अपेक्षा। परनीता। तू ठीक पढ़ रही थी। इतना वो देखते हैं, अब तो पेपर हम देखेंगे तो पता चलेगा क्या उसमें ऊपर नीचे क्यों। सांची। कृष्णा। वेदांत। बाप, तुम्हारा तो घर मेट्रो हो गया सब। बहुत कम है। चलो पेपर निकालो तो। हम ये जानने की कोशिश करते हैं नंबर कम क्यों आया। निकालो। पेपर निकालो। लाओ 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 लाओ। इस बार सब आया था इसीलिए गड़बड़ा गया क्या? पूरा था। दिमाग अनबैलेंस हो गया ना। है। कैसे हो गया? तो नीट के पेपर में तो पूरा सिलेबस आएगा। फिर तो बन गए डॉक्टर। अरे हम पेपर मांग रहे थे, खोलो कहाँ, पेपर कहाँ है? चलो। 46 से चालू होता है ना। चलो गिर जा रहा है, कैसे है? रुको ना, सुनो। रखो। कैसे बढ़ता है? ऐसे करने से ही बढ़ता था ना। ये कुछ इसमें मैसेज में आया है रे। इतना ही कौन सा टच है, लग रहा है कि जंग धर लिया उसको, बार एकदम ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है इसमें। हो ही नहीं रहा है। योर चाइल्ड सुजल प्रेजेंट इन रिस्पेक्टिव क्लास, तो है ये, कहने क्या जरूरत है। 46 है ना। चलो सब लोग खोलो तो देखते हैं। 46 सवाल तो सब लोग का होना चाहिए। चलो हाथ उठाना किसका नहीं हुआ 46। गलत 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 होने वाला हाथ उठाओ, 46 गलत। मैंने सबका सही है। बढ़िया है। 47। डेल्टा एच दे करके डेल्टा यू पूछा था, ये फॉर्मूला हम नहीं पढ़े हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। प्रेशर। पी डेल्टा भी या भी डेल्टा पी? भी डेल्टा पी। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बदल रहा है। फॉर्मूला बराबर। लास्ट में गुना भाग कुछ करना पड़ेगा 101 से, क्योंकि हमको जूल मिला। 40 है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू 600 है और 300 दिया है। हो गया। 49। डिफरेंस ऑफ, हाँ ये है ना, ये डीबी में क्वेश्चन था। कांस्टेंट प्रेशर ऑफ हीट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू। यानी डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा एन आर टी, क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी होता है। उसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन आर टी की वैल्यू निकालने स्किप किया है। लो। 50 नंबर बताओ। 50 नंबर में वर्क निकालना है। कब? ये फार्मूला आपने को पढ़ा है, -2.303 एन आर टी लॉग V2/V1, उसमें रख करके देखो। आर की जगह 2 लेंगे क्योंकि कैलोरी में है, ये क्वेश्चन डीबी में तो मैं था ही। 51 में वर्क डन पूछा है। वही क्वेश्चन है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक्चुअली दोनों सेम ही सवाल है। 50 और 51 सेम ही क्वेश्चन है। सिर्फ हमने डेटा सेप चेंज कर दिया है। डेटा चेंज नहीं किया है। सवाल भी सेम है। यूनिट चेंज है। वो कैलोरी में था इसमें। इसमें किस में है? इसमें भी कैलोरी में है, फिर अंतर क्या है रे? टेम्परेचर का फर्क है, हाँ, इसीलिए थोड़ा सा आंसर चेंज होगा। 52। ये क्वेश्चन कहाँ पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे, हमने ग्राफ पढ़ाया था।
ग्राफ का एक हमने कंपैरिजन दिया था, एक्सपेंशन और कंप्रेशन में वर्क मैक्सिमम कब होता है। हमने बताया था कि रिवर्सिबल कंप्रेशन, इरिवर्सिबल कंप्रेशन, और एक ग्राफ एक दिन पढ़ाए थे ना, लास्ट में आया था, पिछले हफ्ते के लास्ट टॉपिक में आया था। एक साइड मैंने ग्राफ बनाया था मॉड वाला, हमने कंपैरिजन दिया था बहुत बड़ा, कहीं दिख लिखा होगा, वही तो क्वेश्चन पूछा था। पूछा है कि एक गैस आइसोथर्मली और रिवर्सिबली अगर एक्सपेंड करता है तो वर्क इसमें क्या आएगी। देखो भैया, वर्क जीरो तो नहीं आएगा ना, कुछ तो है, अगर आप तो जीरो तो ऑप्शन होगा नहीं, कैनोट बी डिटरमाइन होगा नहीं। बचा मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम वर्क इसमें नहीं होता था, मिनिमम होता था इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में, छोटा सा ग्राफ बना था, तो मिनिमम तो नहीं हो सकता है। हमारे पास बच्चा कौन सा है, सी ही मारेंगे, चिपका दिए। 53 अगेन सेम सवाल, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, डेल्टा एन आर टी रख के डेल्टा यू निकाल सकते हो, नहीं की हो तो अब तो नहीं ही होगा। 54 में पूछता है कि वर्क क्या होगा। ये ऑप्शन सही है, कैसे देखो, आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होता है, तो डेल्टा यू जीरो रखोगे तो डब्ल्यू किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ क्यू, यानी वर्क किसमें जा रहा है, निगेटिव, बी ऑप्शन खत्म। 55 सब एक एक लाइन का सवाल है, कुछ कुछ में कैलकुलेशन है। 55 में क्या पूछा है, डेल्टा यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू क्वेश्चन में दिया है क्या 400, डब्ल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, माइनस पी डेल्टा बी, निकाल कर देखो, हो गया, स्किप कर दिया। डीबी में तो क्वेश्चन है, पता नहीं तुम लोग क्या डिग्री सॉल्व किया। 56 फिर वही सेम सवाल, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, वो वाला क्वेश्चन है, देखो सेम ही क्वेश्चन है, किलो जूल में यूनिट कन्वर्जन में नहीं करना है। 57, 57 फिर से सेम सवाल, वॉल्यूम चेंज का लगता है सवाल दिया है, नहीं, वॉल्यूम टेलेटरल एटमॉस्फेयर विद द प्रेशर इज 1 पार द वर्क डन बाय द, कैसे, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 57 डिफिकल्ट है। हम्म, मानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए है ना, डिफिकल्ट इसलिए है कि हमको वर्क निकालने के लिए, हाँ, फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया है, वो निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब निकाल सकते हैं, तरीका है पीवी इक्वल टू एनआरटी करके। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, देखो लिखा है टेम्परेचर, नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ है। 12 लीटर इज रिलीज्ड इन टोटल 300, हाँ टेम्परेचर 300 है, 300 है, तो टेम्परेचर 300 है, तो टेम्परेचर फिक्स है ना, मतलब एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल होता है तो हमने एक चीज बताया था, अब याद नहीं रहता है तो लोगों, कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पी भी कांस्टेंट होगा। अब पी भी कांस्टेंट होगा तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। ये सवाल है वो डीपीपी में, डीपीपी में नहीं है, नोट्स के अंदर एक क्वेश्चन है, बताओ कौन सा सवाल है। पार्ट 1 जब हम पढ़ाए थे थर्मो ना, तो एक ग्राफ का क्वेश्चन कराया था, जिसमें ग्राफ ऐसे ऐसे और ऐसे था, तो हम बोले था आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर निकालने का तरीका है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी में प्रेशर दिया है क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया है, तुम टेम्परेचर ढूंढ सकते, टेम्परेचर वहां से मिल जाएगा। तो बोलोगे सर टेम्परेचर तो ऑलरेडी दिया है, हम ढूंढे क्यों। एक काम कर लेते हैं, हम ऐसे करेंगे कि पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अगर हमको फाइनल वॉल्यूम मिल जाए ना तो काम हो सकता है, लेकिन फाइनल प्रेशर ही तो क्वेश्चन में नहीं दिया है। अरे, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि 10 लीटर है। इसको ना, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है इसमें, नहीं नहीं कौन रे, बोनस तो एकदम बोनस पर उतरा हुआ है। 10 × 100 × 1000 सी तो है, लेकिन सी किसी का आया है क्या। अच्छा, इसी का सॉल्यूशन में दिया है ना, हाँ देखो तो, हाँ देखो कुछ क्वेश्चन इसमें क्या था, 10 लीटर था, सो फाइनल वॉल्यूम निकाला ANR। अच्छा हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं ठीक है ठीक है सही है। सॉल्यूशन में मैंने भेजा हूँ 22 नंबर, जिसका सॉल्यूशन आया है इस इसका मतलब तुम्हारे टेस्ट का, उसके 22 नंबर क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन दिया, और डीपीपी में था, है ना, है। हाँ, वॉल्यूम ऐसे निकल सकता है NRT/P से, क्योंकि टेम्परेचर दिया है, आर दिया है इसने, और मोल दिया है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 249 आता है।
तो यानी कि पुराना वॉल्यूम 10 लीटर है, नया वॉल्यूम लाने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। किया है इसमें, तुम लोग नहीं किया इसलिए गड़बड़ जा रहा था, बोनस नहीं होगा सही। एक असर्शन रीजन था 58, बी ऑप्शन होगा। क्यों? दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है, क्योंकि वो होने के लिए कोई रीजन का होना जरूरी नहीं है ऐसा। 59 तो पक्का की होगी, सीधा सीधा था। 60 में डी सही है। हाँ। 61 में बर्गनन आइसोथर्मल नॉर्मल है, वॉल्यूम भी टू रख देना, डबल हुआ है, रख कर सकते हैं। कैलोरीमीटर का 62 सवाल था, 62 हुआ क्या? होगा कैलोरीमीटर। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, कई लोगों ने नहीं किया, कितने लोगों ने 62 नहीं किया है, हाथ खड़ा करो तो। लो, और सब लोगों ने कर दिया, अच्छा। फॉर्मूला हम लोग किए थे ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी इंटू एम बाई एक्स। एम बाई एक्स, तुम्हारे मन में प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि क्वेश्चन में एम कहीं नहीं दिया है, देखो एक्स भी कहीं नहीं दिया है, लेकिन एक चीज दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? मोल दिया है। अच्छा, एम बाई एक्स का मतलब क्या होगा जरा सोचो तो। एम है मोलर मास, एक्स है गिवन मास, और गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल होता है, तो एम बाई एक्स क्या होगा? 1 बाई मोल होगा, यानी 1 बाई एन। एन दिया है कितना? 0.2। तो वो दिमाग खुद से लगाना था ना कि एम बाई एक्स रेशियो को तो मोल बोलते हैं, 1 बाई मोल बोलते हैं। तो ये आसान था, इसे तो आएगा, फंसा देगा तुमको एग्जाम में। जो ही समझ गया होगा पकड़ लिया होगा। अब जिसको लगा होगा सर इसमें तो एम और एक्स नहीं दिया मतलब क्वेश्चन गलत है, तो गलत थोड़ी यार, मोल दिया है। 63 तो सब लोग कर लिया होगा, क्योंकि ये तो एकदम खड़े खड़े सही हो रहा है। 64 में कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा एस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला आएगा? 2.303 सीपी लॉग T2 बाई T1। लेकिन एन निकालना पड़ेगा। 1 किलो को मोल में बदल सकते हैं क्या? 1 किलो को 1000 कर देंगे और उसको 28 से भाग दे देंगे, 28 से मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर फॉर्मूला में रख दो, काम खत्म। अभी अगर तुम केजी को, कितने लोगों ने एन की जगह 1 रख दिया है रे? तो गलत आंसर आएगा। 1 केजी लिखा है, 1 मोल नहीं है, और 1 केजी को मोल में बदलना पड़ेगा, 1000 डिवाइड बाई 28 ऐसे करें। 65 गलत कर दिया रे सुजल, कह रहे 65 एकदम हल्का। देखो 60, अरे क्लास में इसके ऊपर 4-5 सवाल हम लिए थे, हाइड्रोजन वाला था उस लास्ट डीपीपी, 6th डीपीपी में। यहाँ क्या लिखा है? क्लोरीन सॉलिड था लेकिन एटम के फॉर्म में था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? मॉलिक्यूल में। तो एटम बिखरा हुआ होगा ना, जब मॉलिक्यूल बनेगा तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। तो डेल्टा एस तो निगेटिव होना चाहिए, दो ऑप्शन में है, ए और सी। रहा बात डेल्टा एच, ये भी उस दिन ही बताए थे, ये कितना अच्छा से समझाया था, हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था कि जब हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी दिया जाता है, यहाँ बॉन्ड तोड़ा नहीं जा रहा है, देखो ऑलरेडी दो एटम है वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी देंगे नहीं, यहाँ एनर्जी निकलेगी, यानी इसकी डेल्टा एच निगेटिव होनी चाहिए, खत्म, सी ऑप्शन। अब दिमाग में नहीं घुस रहा है तो हम क्या करें, हमने अ, मतलब ऐसा पेपर एकदम आसान पेपर है, इसमें कैलकुलेशन तो कुछ में है ही नहीं। ये क्वेश्चन जैसे तुम देखो 65 में कैलकुलेशन था नहीं, मतलब विद इन 5 सेकंड हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। 66 डेल्टा एच डेल्टा ई किसके बराबर नहीं है, यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है, करके देख सकते हैं। 67 क्लास में हमने बता दिया था क्वेश्चन, अगर ये बताने के बाद भी गलती की हो तो एकदम समझ लो नीट नहीं होगा, मैं बोल दिया, जाओ जो इसने गलती किया है। 67, 68 नंबर, ये भी क्वेश्चन है डीबीबी में, डेल्टा एस क्यू बाई टी। क्यू का वैल्यू दिया है ना 75, 75 नहीं है, हम उल्टा बोल दिए, टी निकालना है एक्चुअली, भाग देना पड़ेगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये भी कहते हैं। 69, क्या तेरे क्लास में मैं नहीं बताया था ये क्वेश्चन? तुमको लगा कि सर एडवांस का सवाल हमारे पूछ रहे हो, लेकिन हम उस दिन बताए थे लास्ट में, हमने मोर देन वन करेक्ट कर दिया था, लेकिन इसमें ऑप्शन बी पक्का तुमको चल गया होगा। सिस्टम का बड़ा होता है, सी से सराउंडिंग छोटा होता है। 30 सवाल ऑलरेडी मैंने बता दिया था। 70 नंबर क्वेश्चन क्या डीपीपी में नहीं था, एक डीपीपी में हमने डाला था, सेकंड या फर्स्ट डीपीपी में क्वेश्चन था, 1 लीटर से 2 लीटर, सीधा सा ही मैंने क्लास में कराया था, जो क्यू बाई टी की वैल्यू था उसको निगेटिव करना था। कई लोगों को तो ऑप्शन भी याद होगा, सी। 71 यहाँ से सर सारे नीट के क्वेश्चन है, 71 से। एक्चुअली 70 तक सेम सवाल था तुम्हारा नीट और जेई का, अब यहाँ से सिर्फ नीट का है। 71 में तो ठीक है, सब कुछ लिखा, आइसोथर्मल कंडीशन है, वर्क डन ने भी निकाला है, माइनस पी डेल्टा भी लगा देंगे, आंसर आ गया, खत्म। 72 सेम सवाल, सब सेम ही है। 73 डेल्टा यू ढूंढना है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू कहीं क्वेश्चन में कुछ तो दिया होगा। इंसुलेटेड है देखो, तो क्यू कितना होगा? 0। डब्ल्यू कितना निकलेगा? माइनस पी डेल्टा भी, तो जो डेल्टा यू की वैल्यू वो डब्ल्यू के बराबर है, करना है, जो लोग किया है वो किया, आसान है। 74 नंबर क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है।
है ना। 76 नंबर क्लास में डिस्कस है। तुम जाकर के तो देखो, हमने जो टेक्निकल वालों को क्वेश्चन हम दिए थे, जो तुम्हारे 6 डीबीबी थे ना, हम डीबीबी भेज दिए और हमने क्वेश्चन टिक किया था, सारे सवाल डीबीबी का ही था। फिर भी नहीं बना, क्योंकि तेरे मन में 300 सवाल नहीं है, इसीलिए। मैं बता सकता हूँ कौन से डीबीबी में कहाँ से है, तुम जाकर ढूंढ लो, सब डीबीबी में एक एक है। अगला, वेन एक मोल ऑफ द गैस इज हीटेड, द कांस्टेंट टेम्परेचर इज रेज, जितना हीट सप्लाइड, देन इसमें तो ठीक है। ये तो क्लास में लिया था ना, ये भी क्लास में लिया हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम तो डब्ल्यू क्या होगा, 0, एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बी। ये तो सेकंड वीक के स्टार्टिंग में मैंने लिया था। 77, एंडोथर्मिक, ये तो याद ही है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। 78, 1 मोल 1 लीटर, डेल्टा एच सीधा फॉर्मूला है क्यू प्लस डब्ल्यू, आइसोथर्मली है ना, तो इसमें तो बी ऑप्शन होगा ना सीधा जी, कैलकुलेशन करना ही नहीं है ना, आइसोथर्मल है, डेल्टा एच 0 होगा। 70, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एक्सपेंशन के दौरान क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, या आइसोथर्मल है ना, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि आइसोथर्मल में डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों क्या रहता है, कांस्टेंट। 80, इसमें से डेल्टा एच डेल्टा ई किसके बराबर है, जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, ढूंढो। 81, शायद ये तो फॉर्मूला है, ये तो सीधा फॉर्मूला में रख दो, एन की वैल्यू निकाल के सीधा रखना था। 82, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, डेल्टा एन कितना है, -2, बी ऑप्शन खत्म। 83, 83 में लिखा है, ये डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी accompanying a gaseous रिएक्शन। तो अब पूछा है कि डेल्टा एच ऑलवेज ग्रेटर होगा, ऐसा कुछ कर नहीं सकते, डेल्टा एच लेसर होगा ओनली द नंबर ऑफ मोल। नहीं, गलत लिखा है, बी ऑप्शन गलत है ना, वो ज्यादा होगा तो बड़ा होना चाहिए ना। डी सही है, कि अगर प्रोडक्ट के साइड में मोल कम है तो डेल्टा एन कम आएगा, तो फिर लेसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 84, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन आइसोथर्मल, अरे आइसोथर्मल तो डेल्टा ई पक्का 0, ये भी क्लास में हुआ है, ये सब डीबी में क्वेश्चन हो चुका है, बताने की जरूरत ही नहीं। 85 है डीबी में क्वेश्चन, जाकर ढूंढ के देखो, ये है। मैं क्लास में डिस्कस किया था 85 को। 86, ये तो रिपीटेड है ना, ऊपर वाला वापस से आ गया है। 87, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है, डेल्टा, और पूछा क्या, डेल्टा एस, क्यू बाई टी रख दो, क्यू दिया है ना, टेम्परेचर कितना लिखेंगे, 273, भाग दे दो, आंसर आ गया। कंसिडरिंग द एंट्रोपी चेंज, कौन सा होगा ऑप्शन, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ए ऑप्शन लिखाए थे ना उस दिन, है ना, ए ऑप्शन सीधा है। 89, क्लास में कराए थे ना, सर्किल का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, निकाल करके देखो, हमने क्लास में डीबी में लिया था। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन, डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू दिया है, लेकिन ध्यान से देखो, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, बदला क्या है, वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, प्रेशर की जगह रखेंगे 2 ATM और डेल्टा भी की जगह 4, बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे, खत्म। तो इसमें सवाल ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर मैं तुमको बताऊं एकदम जेन्युइनली कि तुम कौन से क्वेश्चन छोड़ सकते थे, मैं भी बताता हूँ कि चलो इसमें ठीक है। जैसे देखो, मैं बताता हूँ, तुमको आइडिया लग जाएगा कि तुम लोग अभी सही में गड़बड़ कर रहे हो जिंदगी में। देखो, कौन से क्वेश्चन है ना जो टाइम किलिंग है, मतलब यार उसमें समय लगेगा, अगर हम करेंगे तो भी समय लगेगा, मैं सब वैसे छोड़। 47 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा, चलो एक क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, कैलकुलेशन तुम करने से डर गए, 47 तुम छोड़ सकते थे, कैलकुलेशन करना था। अच्छा, इसके अलावा तुम, समय कम है उसके लिए बता रहा हूँ, 47 छोड़ सकते थे, 52 भी छोड़ सकते थे, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन, ठीक है, काउंट करना। फिर इसके बाद हम कर सकते हैं, इसके बाद ठीक है, 54 भी छोड़ सकते हैं, थियोरेटिकल कुछ को लगेगा दिमाग नहीं काम किया, 3 सवाल, ठीक है, 3 सवाल हम छोड़ सकते हैं। चलो 55 भी छोड़ देते हैं, 4 सवाल, है ना, बड़ा लंबा लग रहा है पढ़ने में, अंग्रेजी वगैरह में दिक्कत होगा, ठीक है, चल देगा। 4 नंबर छोड़ दिया, 4 क्वेश्चन छोड़ दिया। 57 भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि पीडीबी में किए थे फिर भी नहीं समझ में आया, 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। चलो 58 भी छोड़ दो, है ना, क्योंकि असर्शन रीजन है, इसमें लगता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। 6 क्वेश्चन, है ना, 6 क्वेश्चन छोड़ सकते थे। और मैं बताता हूँ जिसको तुम छोड़ सकते हो, है ना, बाकी मैं बताता हूँ कितना हम कर सकते हैं। 64 भी चलो छोड़ देते हैं, 64 भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसे पता नहीं चला कि एन कितना होगा, है ना, क्योंकि हम मोल भूल गए हैं, बहुत दिन हो गया है। 7 क्वेश्चन, है ना, आगे देखो, 7 क्वेश्चन, इसके बाद कहाँ गया, इसके बाद 65 भी छोड़ दो, है ना, क्योंकि पता नहीं चल रहा है ये सब एटम वगैरह क्या होता है ना, 7 क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है।
ओके, फिर हम कौन छोड़ सकते हैं? मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, इसलिए देखते हुए 7 क्वेश्चन। बाकी में कैलकुलेशन तो कुछ था ही नहीं। एडवांस वाले जो भी लिखे हुए थे तो क्लास में उन्हें ऑलरेडी बता दिया था। जा, चला गया। 7 क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम, ओके, किसको छोड़ सकते हैं? साला कोई नहीं, फिर तो किसी, अब किसको छोड़े? चलो 90 भी छोड़ दो, साला एकदम बोका है, कुछ नहीं पता चल रहा है। 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और छोड़ दो। 10 क्वेश्चन, कितना बचा? 35। 35 सवाल वो है ना जो रेगुलर क्लास अटेंड किए हो। मतलब हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, जो हमने बोला उसको छोड़ने वाला सवाल नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में उसको भी छोड़ रहा हूँ। 10 क्वेश्चन छोड़ दो। 15 छोड़ दो ना, 15 छोड़ दो, 5 और छोड़ दो, और जो कैलकुलेशन वो भी छोड़ दो। कितना बचा? 30। 120 आना चाहिए ना। 120 से ऊपर 120 से ऊपर कितने लोग, हाथ उठाओ तो। 3 आदमी, सॉरी औरत, है ना। 3 लोग हैं जो 120 से ऊपर है, सिर्फ 3 लोग। 120 मतलब 30 सवाल सिर्फ करने थे, बाकी करना ही नहीं था, बाकी छोड़ना था। मतलब जो आ रहा था वैसे से गुना भाग कर। 25 भी ले लो तो 100। 100 से ऊपर कितने? 100 से ऊपर। 100 से ऊपर में सब लोग आ जाएगा ऐसा। तो 100 से ऊपर में बस कहाँ है, जितने क्लास में प्रेजेंट है, जितने मतलब अटेंडेंस है क्लास का, 55 स्टूडेंट का, उतना कहाँ है ना ये। तो 100 से ऊपर भी नहीं आ रहा है। ये थोड़ा पानी गर्म करके पिलाओ ना, मेरा बोतल रखा है डेस्क पे, पिलाओ। इसका मतलब बात बहुत क्लियर है कि तुम लोग खतरे की घंटी बज रही है ऐसा। हाँ, तो कोई अगर कंडीशन हो, बीमार हो गए, वो अलग बात है कि उसी दिन गए उसी दिन एकदम हार्ट अटैक आ गया तो चलेगा। अगर हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो बीमार हो सब चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारा कंडीशन नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं, एकदम नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ दिमाग सही से काम कर रहा है ना, सब कुछ दिल की धड़कनें एकदम सही चल रही है ना, तो हाँ आना चाहिए, मतलब 110 115 तो आना चाहिए था एवरेज, मतलब कितना भी बुरा स्थिति हो तो। मतलब ऐसा हो गया कि जो सवाल अब कराए गए ना वो भी नहीं बन रहा है ऐसा। अच्छा, ये तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है केमिस्ट्री में कम आया हो, तो इसके बदले कहीं फिजिक्स में ज्यादा आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो फिजिक्स का एवरेज मार्क्स ज्यादा है केमिस्ट्री से, 82 है। और फिजिक्स में बहुत सारे लोग हैं जो 100 से ऊपर लाए हैं नंबर, इसमें कई लोगों ने लाया है। इसका मतलब तुम लोगों ने फिजिक्स में ही सारा समय दे दिया ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फालतू वाला बात है। फिजिक्स में कुछ भी बोल रहे हैं लोग, फिजिक्स में ही सारा समय थोड़ी ना दिए होगे। ये दिक्कत है, इसका मतलब तुम लोग को जिंदगी में, इसका मतलब ये है ना कि तुम लोग नहीं कर रहे हो क्या? ये लाइट कम क्यों आ रहा है? अच्छा गई है इसी, थोड़ा पर्दा खोल दो ना, अंधेरा लग रहा है। बोतल वाला बाबू, पीछे पर्दा खोलो ना। कैसे जिंदगी कटेगा यार तुम लोग का। अब हम क्या पूछे बताओ? अब तो ये सब भी नहीं हो रहा है। बहुत हालत खराब है। भाई रे भाई के उसमें, नीट में तो पेपर में जब बैठोगे ना, क्वेश्चन नया आता है, न्यू सवाल, फ्रेमिंग नए होंगे सवाल के, कॉन्सेप्ट ही मैच करता है सिर्फ। मतलब ये रहेगा कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी लगाना है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का, लिखने का तरीका नया होता है हमेशा, ऐसा है। मतलब सोचने के लिए कंफ्यूजिंग करता, ऑप्शन को कंफ्यूजन बना देगा थोड़ा, तो उसमें तो कैसे करोगे, हालत खराब हो जाएगा। इंग्लिश में तो नहीं ना दिक्कत है तुम लोग को, कि सर इंग्लिश में जो लिखा रहता है ये क्वेश्चन ही अपन को समझ में नहीं आता है। मैंने होता है ना कि इंग्लिश से नहीं समझ में आ रहा है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, डेल्टा एच एफ को बोलते हैं, डेल्टा एच को बोलते हैं। ये तो समस्या है। अब क्या करोगे? अब इस सैटरडे को तो सब आएगा, इस सैटरडे को तो इस हफ्ते में तो खत्म कर देंगे पूरा थर्म। लास्ट बचा है टॉपिक, छोटा सा है, चार चार लेक्चर लगेगा ऐसा। सोचो। हैं? देखो बात कर रही है चश्मा वाली।
आए, थोड़ा सोचो, मंथन करो, है ना। ऐसे होगा, 10-15 नंबर तुम लोग ला रहे हो, बताओ 15-20 भी ला रहे हो तुम लोग, है रे। है ना, 30 नंबर ला रहा है। डबल डिजिट में भी 99 भी डबल डिजिट होता है, पता है ना। 10 भी डबल डिजिट है, लेकिन दोनों में अंतर है ना। 99 है मतलब फिर भी ठीक है यार, उतना तो कम से कम ला रहा है ना, 100 नंबर के आसपास। एकदम 50 से नीचे है मतलब कि, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ नहीं क्या, ये मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये समस्या ये है, दिक्कत कहाँ है ये तो समझाओ तुम लोग, है ना। यही तो परेशानी है, समस्या। ठीक है, देखते हैं इस सैटरडे को क्या होता है। चलो, तो अभी तो नए पेज से खोलो और लिखो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3। इसको हम, इसमें जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ये स्पेशली केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसीलिए। और इसमें जो टॉपिक पहला पहला हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है, ऐसे नहीं है, स्ट्रिक देख के करो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच। यहां से मैं लिख करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि इधर का टॉपिक पीडीएफ से समझ में नहीं आएगा, ऐसा है, लिखना पड़ेगा साथ साथ। पानी गर्म करने किया तो खुद ही गर्म हो गया क्या रे। आया नहीं अभी तक। चलो तो मैं इसको समझाता हूँ, देखो आ जाओ। स्टैंडर्ड हीट ऑफ, यहाँ लाओ, आ जाओ। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो, हमने डेल्टा एच तो पढ़ा था। इसको बोलते, इसका एक और हेडिंग का एक और हेडिंग है, दूसरा हेडिंग, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, एक ही है सब, ये भी हेडिंग है, सिंबल वही है, डेल्टा एच। तो अगर तुम्हें ध्यान में हो ना, तो हमने डेल्टा एच तो पढ़ाया था, जिसको हमने बोला था इंथैल्पी चेंज। आज हम पढ़ वही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ गया है, एक शब्द लग गया, उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलो इसके बारे में मैं डिटेल बताता हूं। तो सबसे पहले लिखो, ये स्टैंडर्ड होता क्या है। लिखो, स्टैंडर्ड कंडीशन किसे कहते हैं। अगर कहीं स्टैंडर्ड लिखा हो, इसका मीनिंग क्या है, लिखो। इट मीन्स, इसका मतलब होता है प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। तीन बातें हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड। फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन should be in standard, should be in
नेचुरल अबंडेंस। तो ये तीन बातें हैं जो डिफाइन करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को, कि प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, और ये बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल, O2 गैस है, CO2 गैस के फॉर्मेट में है, CO2 सॉलिड के फॉर्मेट में है, H2O लिक्विड के फॉर्मेट में है, H2O सॉलिड के फॉर्मेट में है। अगर ये गैस है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर ये भी गैस है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर ये सॉलिड है तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर ये लिक्विड है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर ये सॉलिड है तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके आगे मैं लिख के पढ़ाऊंगा, तुम लोग को कोई पीडीएफ से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी बातें हैं जो नीट में है, नहीं पढ़ना है तो पीडीएफ से नहीं पढ़ना। और एग्जांपल कुछ भी देता हूँ, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में है, वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कार्बन डायमंड के फॉर्म में है तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये कुछ है तरीका। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, तो इसमें उन्होंने लिखा है जो नेचुरली एग्जिस्टिंग हो और अबंडेंस मतलब भारी मात्रा में हो, तो ऐसा है, दोनों चीज साथ में होना चाहिए, तो ऐसे फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा कर दिया क्या रे? नहीं ठीक है चलो। अरे भाई तो परेशान किए हुए पूरा। अरे तो वो भी खत्म हो गया, पूरा अंधेरा हो गया, अंधेरा का मजा लो। वो जो सेशन होता है ना, क्या बोलते हैं, एक चीज तुम लोग को बताना था, B5 वाले को स्पेशली, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल सेशन हम लोग लेते हैं ना गीता वाला, तुम्हारे क्लास से शायद एक दो लोग ही आते हैं, ये आती है प्राप्ति, ये भी तुम्हारे क्लास की नहीं है, ये पुराने B4 की है ना, ओरिजिनली B4 की है वैसे तो, बाकी कोई नहीं आते हैं। मैं आज से मैसेज डाल रहा हूँ, ये जो भी चीजें होता है ना, देखो भैया एक बात समझो, हो सकता है तुम्हारे पास ये लॉजिक हो कि सर हमारे पास वो गैप के समय में हम थोड़ा नैप लेते हैं, है ना, 4 से 5 के बीच में रेस्ट करना होता है, और उसी बीच आप लोग सेशन रखते हो तो हमारा रेस्ट नहीं होता है, ये बात सही है, ये भी बात सही है कि रेस्ट की होने की जरूरत है। हाँ, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग डेली 8 दिन रखते हैं,
वीक में 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, मे बी इस वीक में थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि हमें खत्म करना है उसको। अभी तक मात्र 3 सेशन हुए थे। लेकिन तुम्हारे बैच के कोई नहीं पहुंचते हैं बॉयज में, तो एक भी बॉयज में तुम जाते हो, प्रसन्ना जाता है, और कोई जाता है? और नहीं कोई जाता है, ये जाता है सर, तुम जाते हो? 2 लोग जाता है। बाकी लोग गर्ल्स में तो एकदम बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो तुम लोग ऐसा, कभी कभी क्या होता है ना, तो ऐसा मत सोचो ना कि तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, अब तुमको कोई जरूरत ही नहीं है, सब तुम अपने से कर रहे हो। नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है ना कि वहां हम गाना सुना रहे हैं बॉलीवुड का, पर्दे के पीछे क्या है। हैं? ऐसा है क्या? अरे भैया, वहां पे स्पिरिचुअल चीजें हो रही है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए ना, आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग आते हैं। तो हम लोग को पता है कि देखो 1 महीने में कितने सेशन हमें कराना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को पता नहीं है कि टाइम डिस्टर्ब हम लोग को करना होता है। हम लोग को पता है कितना रखना चाहिए। तो तुम जितना देर सोते हो, और सोने के बाद जो तुमको जितना एनर्जी मिलता है ना, तुम जो स्पिरिचुअल सेशन अटेंड करते हो, उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी मिलता है उन बातों को सुन करके। इसीलिए हमने देखा है, जो बच्चे थोड़ा अच्छा करते हैं ना, वो आते हैं अटेंड, वो करते हैं। और जो नीचे डल है ना, वो और ही डल होता जा रहा है। उसका कारण यही है ना, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल सपोर्ट नहीं है। उसका मन भटकते रहता है फालतू चीजों में। इसलिए तुम लोग सीरियसली लो इस सब चीजों को, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। आज भी होगा सेशन, तुम लोग को मैसेज चला जाएगा। तो देखो, अब अभी तो हम लोग फिलहाल ही पढ़ते हैं इसको, क्या है। हाँ, हमने क्या क्या लिखा पहले समझना ध्यान से। देखो, हेडिंग था स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। हमने इंथैल्पी चेंज तो पहले ही पढ़ लिया है, डेल्टा एच। फिर अब स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसने बोला है स्टैंडर्ड कंडीशन नाम का कोई चीज होता है। वो चीज क्या है? 3 बात में लिखा हूं। जब प्रेशर कितना हो, 1 atm, टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन याद है ना? उसमें 25 अपने मांगने थे, याद है ना? वो पहले के डीबी में क्वेश्चन था, वो यही से आया था। और तीसरा बात क्या लिखा है? फिजिकल स्टेट सारे कंपोनेंट का रिएक्शन के अंदर में 2 बातें होनी चाहिए। ये वो नेचुरली होना चाहिए, और अबंडेंस होना चाहिए। मतलब नेचुरली एग्जिस्टिंग तो होना ही चाहिए, ताकि, और दूसरा भारी मात्रा में होनी चाहिए। हमने कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे देखो, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, तो ऑक्सीजन जब जब गैस के फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड है। CO2 गैस के फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड है। उधर देखो, CO2 सॉलिड के फॉर्म में है तो उसको नॉन स्टैंडर्ड लिखे हैं। क्यों? CO2 सॉलिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इसको ड्राई आइस बोलते हैं, लेकिन वो उसका अबंडेंस फॉर्म नहीं है। CO2 संसार में मोस्टली किस फॉर्म में आता है? गैस के फॉर्म में। आगे देखो, H2O लिक्विड स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन H2O सॉलिड क्या है? नॉन स्टैंडर्ड। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में पूरा जो समुद्र है ना, पूरा बर्फ से बना हुआ है, नहीं, पानी से बना हुआ है। यानी H2O का जो लिक्विड वाला फॉर्म है ना, ये स्टैंडर्ड है, लेकिन इसका सॉलिड का फॉर्म नॉन स्टैंडर्ड है। और चीज सुनो, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में तुम लोग सुने होंगे, ग्रेफाइट और डायमंड। ये जो कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तभी तो देखो, पूरी दुनिया में हर जगह पेंसिल किससे बनती है? ग्रेफाइट से। डायमंड से कहीं बनता है क्या पेंसिल? क्योंकि डायमंड इतना इजिली अवेलेबल नहीं है। हाँ, नेचुरल है, लेकिन यहाँ ऐड करके क्या लिखा है? भारी मात्रा में होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। चलो, इतना तो नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। और इसके कई सारे टाइप्स हैं, तो पहले हम आगे लिखेंगे टाइप्स। टाइप्स ऑफ डेल्टा H0। डेल्टा H0 के कई सारे टाइप हैं, तो एक एक टाइप हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं, लिखो स्टैंडर्ड। आज पूरा थ्योरी पढ़ाना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। हीट ऑफ, आज कोई डीबी भी नहीं है, आज तुमको एनालिसिस सब करना है पूरा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, है ना, इसका सिंबल होता है डेल्टा H0C, ऐसे। या इसको, हाँ, हाँ, आए क्या? नहीं, इसमें भी कहा बोलेरो है? हैं? बोलेरो इसमें भी है क्या? एक तो B4 की बोलेरो है। सब में एक एक बोलेरो रखा है। लिखो, द अमाउंट ऑफ heat release when 1 mole substance undergo combustion at a standard
कंडीशन कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। इस टॉपिक को पीछे से कोई लेना देना नहीं है, जो आज तक नहीं पढ़ा है वो भी समझ सकता है, क्योंकि टॉपिक ही अलग है, पूरा अलग है। कोई लेना देना नहीं है, दम नहीं। यहाँ तक मैं समझाता हूँ आपको। चलो लिखो जल्दी। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। हो गया तो बोलना, समझाता हूँ देखो। ये देखो, ये रिएक्शन, ये चीजें हमने पढ़ा था मोल में भी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। कम ध्यान तो कुछ है नहीं तुम लोग का। हमने मोल में स्टोइकियोमेट्री में चार प्रकार के रिएक्शन में पढ़ाया था: कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंबसन और डीकम्पोजिशन। कंबसन में ये चर्चा हमने किया था। तो कंबसन रिएक्शन के बारे में यहाँ लिखा है कि जब किसी सब्सटेंस को आप जलाते हो, और उसका अमाउंट भी उसने लिखा है कितना, 1 मोल जलाते हो। कैसे जलाते हो, कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब हम जहां जला रहे हैं वहां पे प्रेशर कितना रहा होगा, 1 atm। और जिस रूम के अंदर जला रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर कितना है। ध्यान रखना, रूम का टेम्परेचर 25 है, इसका मतलब 25 पे जलता नहीं है कोई चीज। जलाने के लिए तो आग लगाएंगे ना। लेकिन जिस घर में जला रहे हैं वो घर की टेम्परेचर कितनी होती है, 25। इतना ही नहीं, जो जो रिएक्शन में प्रेजेंट कंपोनेंट है वो देखो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कार्बन स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है संसार में। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। और जो CO2 बन रहा है वो भी किस में है, गैस में। तो सुनना, जब हमने ये जलाया तो इसका कितना मोल जला, 1 मोल। देखा गया कि इसका 1 मोल जलाने से हीट कितना रिलीज हुआ है, 10 जूल, यानी -10 जूल। ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ
कंबशन। यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन का मतलब यह है कि जब हम किसी सब्सटेंस का एक मोल जलाते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जलाते हैं, तो जलने से जितना हीट रिलीज होता है उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। अच्छा, माइनस क्यों लिखा है बताओ? बताओ ना रे। क्योंकि हीट क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ ना कि कंबशन एक एक्सोथर्मिक है, तो पॉइंट नीचे लिखो। इट मींस कंबशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन एक एक्सोथर्मिक होता है। और एग्जांपल देता हूँ, वैरायटी ऑफ एग्जांपल लेते हैं। चलो आ जाओ। बहुत सारे लोगों को जलाएंगे आज। C2H6 को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 और H2। सबसे पहले इसको हम करेंगे बैलेंस। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, 2 दूनी 4 और 3 7, यहाँ पे लिखेंगे 7/2। ये बैलेंस हो गया। ये गैस के फॉर्मेट में है। ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये भी लिक्विड होता है। ठीक है। चलो, चलो। इसमें हमने निकाला, क्या निकाला? डेल्टा एच। ये वैल्यू है -30 जूल पर मोल। तो देखना, यहाँ नॉट लिखो और सी, तो लिखेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे ΔHc नॉट। इसके वैल्यू है -30 जूल पर मोल। देख लो, एक मोल यहाँ जल रहा है, हमको हमेशा देखना है एक मोल यहाँ जल रहा है ना। इस एक मोल की जलने से जो वैल्यू आ रही है, वो कितनी वैल्यू है? -30। इस वैल्यू को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। अगला, C2, C2 फिर तो मत लो, CH4। तो हो गया यार, तो दूसरा चलेगा। C3H8O2 CO2 H2O। यहाँ गैस है, ये भी गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है। बैलेंस इसको करते हैं पहले। बिना बैलेंस के कुछ नहीं सोचना है। 3 4, 3 6 4 10, यहाँ 5 लिखेंगे। नहीं, 10 कैसे आ गया? 8 ही है ना। तो कितना करें? 4 कर लो क्या? 4, 6 4 10 सही है। ठीक है। इसका ΔH -80 जूल पर मोल। ΔH नॉट C, नॉट लिखना मत भूलना, नहीं गड़बड़ा जाएगा। इट मीन्स द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन ΔH0 C ऑफ C3H8 इज इक्वल टू -80 जूल पर मोल। तो बड़ा सिंपल है अगर देखो तो। मतलब कोई रिएक्शन दिया रहता है, उस रिएक्शन में अगर ये 1 मोल है, तो इस 1 मोल को जलाने से जितना यहाँ ΔH आता है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन। सिर्फ स्टैंडर्ड लगाया है क्योंकि हाँ, कंडीशन स्टैंडर्ड है, इसलिए भाई कोई रीजन नहीं। और यहाँ लास्ट में एक एक्सेप्शन लिख लेना। जनरली combustion is exothermic reaction, but combustion of nitrogen is endothermic। ये एक एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन की कंबशन एंडोथर्मिक होती है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, बैलेंस सब बैलेंस है। सही है। तो इसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो बहुत सरल है कि जब किसी सब्सटेंस के 1 मोल को हम जलाते हैं, वो जलाने से जितनी हीट निकलती है उसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। 1 मोल ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है।
यहाँ तक लिख लो। नहीं दिख रहा है क्या? लिखो ना। कैसे हो? टेक केयर। तू तो कभी कभी आती है। आए, अरे बैग थोड़ा अच्छे से रखो। कहाँ से लिखना चालू कर दी? वैष्णव ले गई है उधर, वो लिखेगी ना घर पे। तो तुम अभी लिखना बंद कर दिया है फिलहाल। अरे तो उसको क्या को देख, तू नोटबुक अपना। उसको कंप्लीट करने के चक्कर में तुम्हारा इनकम्प्लीट हो गया, जाओ। यही करते रहो। एक दिन उसको तुम दिए और फिर तुम उसका ले लेना। तो ऐसे चलते रहेगा रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो ना। 2A एक रिएक्शन है, O2 के साथ रिएक्शन करता है और AO2 बनाता है। ऐसा कोई रिएक्शन है? जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे डेल्टा H नॉट की वैल्यू दी गई है -10 जूल। कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन ΔH0C। कैसे निकालेंगे? सोचना जरा। ऐसे सवाल है, लिख करके सोचो कि कोई रिएक्शन है जो A के साथ O2 का करा रहा है, मतलब एक कंबसन रिएक्शन है कुल मिलाकर। कितना? हाँ सही बोल रहे हो। 5 अगर तुम बोल रहे हो तो सही, -5 बोलो। है ना, -5 है ना। कैसे बताओ? कौन बताई? तू बोली। कैसे बताओ? हम्म, ΔN निकाले कैसे? हाँ तो कितना है ΔN? कैसे? -2, फिर उसके बाद। अच्छा वो ΔN से भाग। ये कहाँ से तुम लॉजिक ला दिए, क्यों डिवाइड किया जाता है वो? ΔN से आंसर आ गया तुम्हारा, इत्तेफाक वैसा है। लेकिन वो रीजन नहीं है एक्चुअली। वो हाँ आंसर आ गया लेकिन रीजन गलत है। देखो जरा ध्यान से देखो तुम। यहाँ ध्यान से देखना तो। यहाँ पे यूनिट में क्या लिखा था? यहाँ पे मोल तो लिखा ही नहीं है। इसका मतलब ये -10 किसका वैल्यू है? इतना ही नहीं, रिएक्शन को भी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कितना मोल था। और हमने हीट ऑफ कंबशन के डेफिनेशन में वही लिखाया है। जब 1 मोल जलता है ना, तो जो हीट निकालते हैं उसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। यहाँ ये कितना जल रहा है, यानी 2 मोल जलेगा, उसकी वैल्यू इसने दिया है -10। और हीट ऑफ कंबशन में कितना होना चाहिए? 1। तो कितना आंसर हो जाएगा? -10/2। इसीलिए रीजन है, तो लिखो ΔH0C होगा -10/2, 5 ऐसे। 6 यहाँ पे आएगा, 3, 15/2। इसके ΔH की वैल्यू है -32 जूल पर मोल। पर मोल, हाँ पर मोल। फाइंड करना है। फाइंड नहीं करना है, क्वेश्चन ऐसे। इज द गिवन
डेल्टा एच रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ कंबशन। सोचना तो इसके ऊपर थोड़ा, इसके ऊपर सोचो लिख करके। बैलेंसिंग हम करके लिख रहे हैं, क्वेश्चन में बैलेंसिंग नहीं देता है, खुद से करना पड़ता है। यहाँ पे C6H6 का कंबसन रिएक्शन दिया है और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू दिया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या वो डेल्टा एच स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट करता है क्या। मतलब तुमसे बोलेगा कि इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन कितना है, तो क्या हम बोल सकते हैं -32। ध्यान से रिएक्शन को देखो, तुमको कुछ तो गड़बड़ दिखेगा इसमें। सोचो क्या गड़बड़ है। हम्म? कुछ तो गड़बड़ है बोलो। जरा ध्यान से देखो तो यहाँ H2O किस फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब दिए गए रिएक्शन में कोई एक भी कंपोनेंट नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो ना, तो यहाँ दिया गया डेल्टा एच स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन नहीं होगा, सिर्फ हीट ऑफ कंबशन होगा। सिर्फ हीट ऑफ कंबशन हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड होने के लिए सारे वैल्यू होने क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो लिखो इसका आंसर। आंसर लिखो, दिस गिवन वैल्यू does not represent a standard heat of combustion because the H2O is present in gaseous form। H2O gaseous form में है इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। एंड तो यही है बात, ज्यादा तो कुछ है नहीं, नॉर्मल सिंपल है। तो ये इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, कि किसी सब्सटेंस का एक मोल जब हम जलाते हैं तो जितना हीट निकलता है स्टैंडर्ड कंडीशन में उसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड के लिए सारे रीजन सेटिस्फाइड होने चाहिए, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, सारे दिए गए कंपोनेंट नेचुरली फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, पहली बात। जिसका जल रहा है उसका एक ही मोल होना चाहिए, एक से ज्यादा है तो उसे डिवाइड कर देंगे। इस सारी बातों को ध्यान रखते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, ऐसा। इसका तो न्यूमेरिकल वगैरह भी आएगा, आज को टीवी नहीं आएगा, इसके बाद पूरा थ्योरी है। इसी प्रकार एक दूसरा है, ऐसे बहुत सारे अभी हैं, 6-7 पढ़ने हैं, दो पढ़ा के छोड़ दे रहा हूँ। अगला एक और है, 2 मिनट का है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो पहला था टाइप में, ये दूसरा टाइप, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन।
इसका सिंबल होता है डेल्टा, ऐसे एच एफ नॉट, या डेल्टा एफ एच नॉट, ऐसे कर। क्या है इसका डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ enthalpy change in 1 mole of a substance formed from its component elements at standard condition. C2H5OH। चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल कराऊंगा, साथ साथ डेफिनेशन लिख लो फिर। ये कंबसन नहीं है, ये फॉर्मेशन है, तो यहाँ जलाना नहीं है, यहाँ बनाना है। डिस्टर्ब कर रहा है, मारो उसको खींच के, मारो कान को, मारो मारो मारो। एक्चुअली मारते हैं हम किसी को ना, तो एवरी एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो भी तुमको मारता है। ये रोता है, रोज मारता है क्या? हौसले मारता है क्या रे? हैं? ये ए जैसे लिख दी है, एज था ना। हैं? इसको दोनों तरीके से लिखते हैं, एफ को बाहर भी लिखो या एफ को अंदर लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम, फॉर्म फ्रॉम अलग अलग है, फ्रॉम फ्रॉम नहीं है। इट्स कंपोनेंट एलिमेंट, देखो हमको ये सब्सटेंस बनाना है, तो इसमें कौन कौन कंपोनेंट है जरा ध्यान से देखो तो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो कैसे लिखते हैं। सी लिख दो। हाइड्रोजन नेचुरली एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में, H2 लिख दो। और ऑक्सीजन कैसे करता है? O2 के फॉर्म में। एक बार बैलेंस करो तो, यहाँ पे 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन टोटल कितना है? 6, यहाँ पे लिखेंगे 3। और ऑक्सीजन कितना है? 1, यहाँ पे कितना लिखेंगे? हाफ। ये जो रिएक्शन हुआ ना, इसी को फॉर्मेशन रिएक्शन बोला जाता है। ये बहुत अलग चीज है, मतलब कोई कंपाउंड अपने कंपोनेंट से कैसे बनता है, जब हम इस फॉर्मेट में किसी रिएक्शन को लिखते हैं ना, इसी रिएक्शन को बोलते हैं फॉर्मेशन रिएक्शन। अभी जब रिएक्शन होगा तो इसमें सारे क्या स्टेट मेंशन करेंगे? सॉलिड, गैस, गैस और ये लिक्विड। तुम बोलोगे सर ये तो हमको पता ही नहीं था कि लिक्विड होता है। जैसे ये सब तो पता है, लेकिन ये तो पता ही नहीं कि लिक्विड होता है। वैसे दारू है, दारू को सॉलिड थोड़ी ना खाता, थोड़ी ना, बिस्किट जैसा है क्या, कि दारू का बिस्किट आता है? दारू होता है लिक्विड के फॉर्म में। हाँ, तुम लोग सर अगर मान लो कोई हमको पता नहीं होगा, ऐसा कुछ ही आ जाए, परीक्षा में दिया रहता है, टेंशन नहीं लेना। जब ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ देखा गया कि डेल्टा एच की वैल्यू कुछ आई थी, -19 जूल पर मोल। सुनना, इसका मतलब जब ये रिएक्शन हुआ ना, तो उस रिएक्शन के दौरान डेल्टा एच की वैल्यू -90 है, मतलब 90 जूल हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो हम लिखेंगे ऐसे, इट मीन्स, लिखो, इट मीन्स स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथे सॉरी इथेनॉल, यानी डेल्टा एच एफ नॉट C2H5OH। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे करके होता है। डेल्टा एच एफ नॉट C2H5OH इज इक्वल टू -90 जूल पर मोल। ये पहला एग्जांपल हुआ। और भी एग्जांपल ऐसा सोच सकते हैं। चलो, इसको कोई बना के दिखा दो तो, ग्लूकोज कोई बनाकर दिखा दो, कैसे बनाए? इसके कंपोनेंट उठाओ और बैलेंस करके लिख दो, रिएक्शन हो जाएगा जो जो उसमें प्रेजेंट है। यानी पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, रिएक्टेंट को बाद में लिखते हैं, ऐसा है। क्योंकि प्रोडक्ट में हम देखते हैं कौन कौन लोग प्रेजेंट है उसके हिसाब से। तो इसमें देखो, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो जरा सोचो कैसे, क्या क्या हम लेफ्ट में कितना रखेंगे, बैलेंस करके रखो। सोचो जी।
लिखिए क्या, 12H नहीं होगा, हाइड्रोजन H नहीं होता है, देखो H2 होता है, तो H2 लिखोगे तो फिर 6 लिखना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ पे 3। H2 जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, ये हमने सिखाया है मोल के अंदर, हाइड्रोजन H नहीं होता है, H2 होता है। ये सॉलिड, ये गैस, और ये भी गैस, और ये लिक्विड। अब यहाँ पे जो भी डेल्टा H आएगा, ध्यान रखना ये वैल्यू काल्पनिक है, हमने अपने मन से डाला है, याद मत करना कि होता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है।